बहुत सारे विद्यार्थी आप लोगों ने पुराने भी हैं जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, उन्होंने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे नए भी हैं। तो जो नए पहली बार रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं उनको परेशान नहीं होना है, अच्छी तरीके से आप कवर कर लेंगे। श्वसन तंत्र, अब ये तंत्र जब आप नाम सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी बुनियादी आधार है ऊर्जा का, क्या है? ऑक्सीजन। तो ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से ऑक्सीजन का आदान प्रदान आपके शरीर में होता है, शरीर से बाहर CO2 के रूप में और शरीर के अंदर ऑक्सीजन के रूप में। ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। तो ये बहुत बुनियादी सिस्टम है, यानी तंत्र है, तंत्र जिसके माध्यम से शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर से ऊर्जा CO2 गैस के रूप में बाहर भी निकलती है ना, श्वास प्रश्वास, इंस्पिरेशन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सिस्टम जिस तरीके से मैंने डाइजेस्टिव पढ़ाया था आपको, माउथ से लेकर के फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर उसके बाद इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से हमने कवर किया था। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर नेजल कैविटी से शुरू होगा सारा का सारा जो आपके ऑर्गेनल्स हैं, फिर धीरे 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 हम लोग लंग्स तक पहुंचेंगे, एल्वियोलाई तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये श्वसन तंत्र होता है जो हमारे श्वास प्रश्वास के लिए, हमारे रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतनी बात आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर क्या है। ऑक्सीजन जो होती है वो शुद्ध होती है ना, और जो आपके शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है। CO2 जो है वो आप अपने शरीर से बाहर निकालते हो, पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, है ना, और पेड़ पौधे CO2 को रिलीज करते हैं, है ना। ऑक्सीजन पेड़ पौधे से निकलती है और वो CO2 ग्रहण करते हैं। और आपकी बॉडी में क्या होता है कि आप CO2 बाहर निकालते हो और ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो हमारा आउटसाइड एनवायरनमेंट है वो जितना हेल्दी रहेगा, मतलब जितना ग्रीन रहेगा, ठीक, उतनी ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन आप प्राप्त करेंगे। तो ये जो तंत्र है श्वसन तंत्र, इसके माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के भीतर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। किसके प्रोसेस से? दो प्रोसेस होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन का मतलब क्या है? श्वास अंदर लेना, ठीक है, इनहेल करना। और एक्सहेल का मतलब क्या है? श्वास बाहर छोड़ना। ठीक है, तो अंदर आप किस श्वास को लेते हो, किस वायु को लेते हो? वह ऑक्सीजन। कितने % होती है ऑक्सीजन? कितने % होती है ऑक्सीजन? 21%। और CO2? ये लगभग 79% के आसपास। CO2 नहीं सर, कम होती है, बहुत कम होती है। 4%, 0.4 यस। हाँ, 0.039%। जी सर, 0.03। हाँ, 0.039%। CO2 इतनी कम होती है, फिर भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए जरूरी भी है और उतनी घातक भी है। CO2 जो होती है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, हमारे ग्लोब को, हमारी धरा को गर्म रखने के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है CO2। अगर CO2 ना हो तो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, सब खत्म हो जाएगा। इतनी ठंडी हो जाएगी हमारी पृथ्वी। जैसे चंद्रमा भी इतना ठंडा नहीं, जैसे यूरेनस, नेपच्यून जैसे ये ठंडे हैं, उतनी ठंडी हमारी पृथ्वी हो जाएगी। इसलिए जो CO2 गैस होती है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे ग्लोब को गर्म रखती है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तब हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो CO2 अगर ज्यादा हो जाएगी तो उससे समस्या है। अभी ज्यादा कैसे होती है आप सभी जानते हो, जो कार्बन जहां से रिलीज होती है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ये मैंने आपको बताया अभी। एक तो प्रोसीजर है ना, इनहेल एक्सहेल। अब यहाँ पर आप अगर रेस्पिरेशन देखेंगे तो एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि जो बाह्य श्वसन है, जो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। मैं आपको दोबारा बताऊंगा अभी, ठीक है, आसानी से आप समझ आएंगे। और इंटरनल जो होता है वो ब्लड और सेल्स के बीच में होता है। अब एक्सटर्नल कैसे? जैसे आपने श्वास लिया तो श्वास आपने लिया तो ऑक्सीजन गई लंग्स में, ठीक है, और लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के चारों तरफ होती है कैपिलरीज। तो उनके मध्य में जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। और अगर आप बात करेंगे आंतरिक श्वसन की, माइक कौन ऑन कर देता है बीच में? आंतरिक श्वसन की अगर आप बात करेंगे तो ये होता है ब्लड और सेल्स के बीच में। ठीक है,
जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं, इनके मध्य में जो गैस का आदान प्रदान होता है, यानी CO2 O2 का जो आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा ओवरव्यू होता है, कैसे कैसे क्या। मेन 2 गैसेस होती हैं, O2 और CO2। ठीक है, इन्हीं पर आपकी बॉडी की कहानी बेस है। नाइट्रोजन वगैरह एनवायरमेंट में होती है, परंतु हमारी बॉडी में उसका ज्यादा काम नहीं होता है। नाइट्रोजन, अमोनिया, इन गैसेस का काम नहीं होता है। मेन हम रेस्पिरेटरी की भी बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी में मेन 2 ही गैसेस काम करती हैं, O2 और CO2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। मैंने आपसे कहा, क्या कहा था, सेल मिलेंगी, टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन बनेंगे, सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, इतने सारे ऑर्गन। जब इतने ऑर्गन मिलेंगे तब बनेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ से आप शुरू करेंगे, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और लंग्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये नोज है आपकी। ठीक है, फिर इसके अंदर स्पेस होता है, जिसको नेजल कैविटी कहते हैं। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं फेरिंग्स का हिस्सा, यहाँ पर आपको मैंने बताया था। ठीक है, 3 प्रकार के वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लैरिंग्स का हिस्सा है, यहाँ पर जहाँ पर एपिग्लॉटिस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। फिर आप यहाँ पर ईसोफेगस, लेकिन ईसोफेगस का कोई काम नहीं है, क्योंकि ईसोफेगस में अगर आप चले गए तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप, जो भोजन वाली नसलें होती हैं। वेरी गुड, डाइजेस्टिव में पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको आना है ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया आपको यहाँ पर स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट और स्काई ब्लू कलर में, ये देखिए, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, और फिर ट्रैकिया से आप अंदर घुसे इसमें लंग्स में, एक लेफ्ट लंग में गया और एक राइट लंग में गया। ठीक है, उसके बाद कई सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, फिर आप इस ब्रांचेस में पहुंचते हैं, फिर उसी के अंदर अंगूर के समान, जैसे अंगूर होते हैं गुच्छों के रूप में, ऐसे ही गुच्छों के रूप में एल्वियोलाइज होते हैं, जो इन लंग्स के भीतर होते हैं। तो इतने ऑर्गन मैंने यहाँ पर आपको प्लॉटिंग करके दिखा दिया है, इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को कहा जाता है गेट कीपर। ठीक है, यहाँ पर एक होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इतना होशियार ऑर्गन है, इतना होशियार ऑर्गन है कि जब आप खाना खाते हो तो उस भोजन को ट्रैकिया में घुसने नहीं देता है, भोजन को ईसोफेगस में जाने के लिए रास्ता बना देगा। जब आप श्वास लोगे, ठीक है, तो उस दौरान वो ईसोफेगस को बंद करके ट्रैकिया में हवा को चला जाता है, मतलब जाने का रास्ता बनाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने रोटी का टुकड़ा खाया और वो ट्रैकिया में चला गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, फिर लंग्स में खाना पहुंच जाएगा। ठीक है, हवा पेट में चली जाएगी, नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत हवा जाती भी है। ठीक है, अगर आप काकी मुद्रा लगा करके वायु का पान करते हैं, योगा में है बहुत सारी क्रियाएं, हवा का पान करने को बताया गया है। लेकिन हवा का पान स्टमक में ठीक है, लेकिन खाने का पान, भोजन का पान लंग्स में ठीक नहीं, सड़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, खतरनाक स्थिति हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इतना होशियार है कि ब्लॉक कर देता है जब भोजन व्यक्ति कर रहा होता है, तो ट्रैकिया को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, ईसोफेगस को ओपन कर देता है। तो ये एपिग्लॉटिस की इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर आपको ध्यान, इसीलिए इसको गेट कीपर कहा जाता है, गेट कीपर ऑफ ह्यूमन बॉडी या रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज एपिग्लॉटिस। ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नोज एंड नेजल कैविटी से हम शुरुआत करेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था। तो अब आप अपनी नाक को अगर टच करेंगे तो उस नाक को हम ओवरव्यू में कहते हैं नोज या नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल में स्पेसिफाई कर देते हैं कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये राइट नॉस्ट्रिल है, इतना तो हमको ऊपर से देखने से पता चलता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 छिद्र आपको जो दिखाई देता है, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल, उसको नेजल सेप्टम कहते हैं। नेजल सेप्टम, जो बीच का हिस्सा होता है जो डिवाइड करता है, उसको कहते हैं सेप्टम, नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम से वो डिवाइड रहता है कि ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये राइट नॉस्ट्रिल। ध्यान रखिएगा, इसके बीच वाले हिस्से को कहते हैं नेजल सेप्टम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब आप इसके अंदर गए तो इस तरीके से आपको इतना स्पेस दिखाई देता है, ये जो आपको हल्का सा ऑरेंज में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्पेस, यानी इतना ज्यादा स्पेस है जब आप श्वास लेते हैं। बाहर छिद्र आपको छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ज्यादा बड़ा स्पेस है। ताकि अब इतना बड़ा स्पेस क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर नेजल कॉन्काई दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 3 लाइन्स होती है, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, नीचे वाली। अब ये 3 कॉन्काई क्यों है, कुछ लोग कॉन्चाई बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्काई बोलते हैं, जैसा है जिसको समझ में आए। ये क्यों है, किसी को पता है? मैंने पहले बता रखा है। सर ये वो ठंडी हवा को गर्म करते हैं, मतलब शरीर के अनुसार, और गर्म रहती है तो थोड़ा शरीर के अनुसार ठंडा करते हैं उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? राहुल सर।
हाँ, तो ये यही काम करते हैं, इसीलिए इतना स्पेस इनके मध्य में होता है। मान लीजिए मंज सर्दी है, मंज सर्दी का मतलब आप चले गए एकदम लद्दाख वगैरह में, आप वहां एकदम शुष्क हवा ले रहे हो और ठंडी हवा जा रही, और आप चले गए जैसलमेर 50-55 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा जा रही, लू वाली हवा ले रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और वहां लद्दाख गए -20 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर गए +55 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी डाइवर्सिफिकेशन में अगर हवा सीधे चली जाएगी लंग्स में तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंफेक्शन हो जाएगा। तो ये जो कॉनकाई आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत शुष्क हवा को नॉर्मल करते हैं और बहुत गर्म हवा को भी नॉर्मल करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं, इसीलिए उनको प्रॉपर स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर जल्दी हवा अंदर चली जाएगी। प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है, कुछ देर तक हवा इसमें रहती है, फिर धीरे धीरे से अब बहुत जल्दी काम करते हैं, नहीं 5 सेकंड में, 5 सेकंड लगा, माइक्रो सेकंड में काम होता है। सोचिए इतना ज्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है, माइक्रो सेकंड में ये काम करके और फिर हवा जाती है अंदर, कहां पर, ट्रैकिया के माध्यम से लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल। अब ये सब मैंने बता रखा है, आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो इसमें आपकी गलती है। कॉलमनर एपिथेलियल, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, मैंने एपिथेलियम के तकरीबन 8-16 प्रकार मैंने बता रखे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और अब ये एपिथेलियल क्यों है, क्योंकि एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं 4 फंक्शन करते हैं, याद है किसी को? 4 फंक्शन बताए थे मैंने एपिथेलियम के, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, 2 और बताओ। रिवीजन याद कर लो, रिवीजन करो भाई साहब, ठीक है। अगर नहीं पता है तो माइक ऑन करके हवा की आवाजें भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 4 फंक्शन करते हैं ये, ठीक है। तो इनमें हमने 16 प्रकार आपको बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन आपको ध्यान रखना है, सिक्रीटिंग वाला, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया है। सिक्रीट करने का फंक्शन मतलब कुछ रिलीज करने का फंक्शन, म्यूकस को रिलीज करते हैं। जो नाक से आपको चिपचिपा लिक्विड जो दिखाई देता है, ठीक है, वो होता है म्यूकस। म्यूकस क्यों रिलीज करते हैं? अगर म्यूकस रिलीज ना करे तो जो धूल के कण होते हैं, जो कुछ बैक्टीरियाज, माइक्रो बैक्टीरियाज, एंटीजेंस वगैरह होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो सीधा आपके एल्वेओलाई में चले जाएंगे, ठीक है। उससे पहले ये म्यूकस में अपने आप चिपका लेता है और फिर वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रोटेक्टिंग का भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये इतनी सारी चीजें। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ पर होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी, ठीक है। यहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि एपिथेलियम की लाइनिंग्स होती है और यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती है वो स्मेल का काम करती है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स होती है जो ये सूंघने का जो क्वालिटीज होती है वो इसी नर्व के द्वारा होती है। स्मेल, ठीक है, कि ये स्मेल स्वीट है या बिटर है या क्या है, जो इस तरीके के जो आप स्मेल सेंसेशन होता है ये ऑल्फैक्टरी के द्वारा होता है। तो जस्ट आपके टॉप ऑफ द नेजल कैविटी यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता, नीचे नहीं होता, बिल्कुल टॉप पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसेशन पहुंचता है। तो ये होता है नोज एंड नेजल कैविटी। उसके साथ साथ नोज एंड नेजल कैविटी के पास आपको यहाँ पर कुछ ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ये 4 स्पेस आपको दिखाई दे रहे हो। मैंने इनके बारे में डिस्कशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि इनके बारे में यहाँ पर कर रहा हूँ। इनको बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस, ठीक है। ये एक हॉलो स्पेस, खाली स्थान होते हैं जहां पर वायु निवास करती है, ठीक है। अब ये खाली स्थान क्यों होते हैं? ताकि फेस, हमारा चेहरा, हमारा सर हल्का हो सके। अगर ठोस हड्डियां होंगी तो सर भारी हो जाएगा, और भारी होने पर गले पर भार पड़ेगा तो आप प्रॉपर रोटेट नहीं कर पाओगे, दर्द बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर 4 साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस, स्फिनॉइड साइनसेस, इथेमॉइड साइनसेस और मैक्सिलरी साइनसेस, ये 4 प्रकार के साइनसेस होते हैं जो कि 2-2 पेयर में होते हैं। यानी फ्रंटल 2 होंगे, मैक्सिलरी 2 होंगे, यानी टोटल होते हैं 8, लेकिन नाम है इनके 4 क्योंकि एक साइनस 2 रूप में होते हैं। फ्रंटल 2, इथेमॉइड 2, स्फिनॉइड 2, मैक्सिलरी 2, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों बॉडी के साइड में होते हैं। अब इनका काम क्या मैंने बता दिया, ये हवा के लिए स्पेस प्रदान करते हैं ताकि आपका सर, आपका फेस हल्का रह सके, प्रॉपर मूवमेंट कर सके, इसीलिए जिससे आपका सर भारी भारी ना रहे। क्योंकि खोखली जो हड्डियां होती है वो हल्की होती है। चिड़िया, पक्षियां, बर्ड उड़ क्यों पाती है? क्योंकि उनकी हड्डियां खोखली होती है, इसलिए वो उड़ पाती है, ठीक है। वही हमारा जो स्पेशली सर वाला हिस्सा है, केवल सर वाले हिस्से में, फेस और सर वाले हिस्से में ही हड्डियां हैं, कुछ खोखली स्पेस में उनको होता है। और जब इसमें म्यूकस जम जाता है
तो उस बीमारी को बोलते हैं साइनोसाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन योर साइनसेस, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन और पेन, उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। वो आगे हम योगा थेरेपी वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इन साइनसेस का भी अपना एक महत्वपूर्ण वर्क है जो हमारे फेस, हमारे क्रेनियल बोन को हल्का रखने में मदद करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स की। ठीक है, अब लैरिंग्स अगर आप सामने से देखोगे कट करके तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। वैसे लैरिंग्स होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जहाँ पर एपिग्लॉटिस वाला हिस्सा है ना, वो यहीं पर लैरिंग्स होता है। यहाँ ये देखिए, जहाँ पर ये रेड डॉट दिखाई दे रहा होगा वहां पर लैरिंग्स दिखाई दे रहा है। देखिए, मतलब आप अपने गले को टच करोगे ना तो कुछ कंठ जैसा स्थान दिखाई देगा, कुछ उठा हुआ स्थान दिखाई देगा, वो वाला हिस्सा लैरिंग्स वाला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, उसको तो वैसे उस हिस्से को तो एडम्स एप्पल कहते हैं, लेकिन वो पूरा हिस्सा लैरिंग्स वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जिसको आप कंठ कहते हो। तो आप यहाँ पर लैरिंग्स वाला हिस्सा देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एपिग्लॉटिस है इस तरीके से, एक ये गेट कीपर है। ठीक है, और ये व्हाइट बोन है। व्हाइट बोन क्या करती है, किसके अंतर्गत आती है व्हाइट बोन, मैंने बताया है आपको, फेस के अंतर्गत आती सर, जो लटकती रहती है, मतलब पीछे से ज्वाइंट नहीं रहती है ये। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है। हाँ, ताकि, और ये इसलिए भी होती है ताकि आपका लैरिंग्स पिचके ना, उसको लैरिंग को ओपन करके रखती है। ठीक है, अगर आप ये हड्डी ना हो तो आप सोते समय ये पिचक जाएगी, चिपक जाएगी, और अगर चिपक जाएगी तो सोते समय सांस नहीं जाएगी, तो इंसान की सोते समय डेथ हो जाएगी। आपकी जो ईसोफेगस होता है ना, वो चिपक जाती है। अगर आप कभी 3D डायग्राम्स का देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको यूट्यूब पर वीडियो, वो चिपक जाएगी। जब आप खाना खाओगे तो खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपका ट्रैकिया, आपका लैरिंग्स चिपकना नहीं चाहिए। अगर ये चिपक गई तो श्वास नहीं जाएगी, दम घुट के इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए व्हाइट बोन इसको ओपन करके रखती है, 24 घंटे ओपन रखती है, ताकि आप कितनी भी गहरी निद्रा, आप कोमा में क्यों ना हो, आप कोमा में क्यों ना हो, आपका पूरा शरीर काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ये व्हाइट बोन की इंपॉर्टेंस। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं वोकल लिगामेंट। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं वोकल कॉर्ड होती है। यहाँ पर जैसे आप सितार गिटार बजाते हो ना, तो उसमें कुछ तार होते हैं, ऐसे यहाँ पर लिगामेंट है। वोकल कॉर्ड के ऊपर तार लगे होते हैं, इनको बोलते हैं वोकल लिगामेंट। तो जब हवा टकराती है, जैसे वहां पर तारों से जब आप हवा टकराती है, सबसे अच्छा एग्जांपल हारमोनियम का। हारमोनियम में क्या होता है, पीछे छिद्र बने होते हैं, हवा जाती है, फिर आप जब बजाते हो तो अंदर हवा का टकराव होता है तारों से, फिर उसी प्रकार के स्पेसिफिक साउंड निकलते हैं। सेम कहानी यहाँ पर, जब ये तार टकराते हैं उस हवा से जो आप श्वास प्रश्वास ले रहे हो, तो फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। और अक्षर कहाँ से निकलते हैं, स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण किससे होता है, जीवा और होठों से। ठीक है, क्योंकि अगर किसी की जीवा कट कर दी जाए तो बोलेगा तो, लेकिन स्पष्ट अक्षर का उच्चारण नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई अगर कोई गुंडा वगैरह होता था, अगर कोई उसके खिलाफ कुछ बोलने जा रहा था, उसकी जुबान काट देते थे। मतलब क्या है, उसका वोकल लिगामेंट नहीं कटा, उसकी जुबान काट दी, क्योंकि स्पष्ट अक्षरों का उच्चारण जो होता है वो जीवा के स्पर्श से होता है। पा, मा, सा, या, रा, ला, वा, जितने भी आप बोलते हैं, जीवा का पलटना। ठीक है, यानी आवाज तो आएगी वोकल कॉर्ड से, लेकिन स्पष्ट आवाज तभी आएगी जब होंठ और टंग का समावेश होगा, तब आप प्रॉपर बोल पाओगे, जैसे अभी आप बोल। ठीक है, वैसे यहाँ पर आवाज पूरी निकलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आप सितार बजाते हो तो आवाज तो निकलती है, लेकिन सॉन्ग की आवाज कैसे निकलती है, जब आप एक एक तार को सही टच के साथ सही फ्रीक्वेंसी पर आप उनको स्पर्श करते हो। एक एक हारमोनियम की जब एक बटन जो होती है उसको जब दबाते हो, उस प्रकार का साउंड क्यों आता है, क्योंकि वैसे उसकी सेटिंग होती है। सेम आपका टंग और आपकी होंठ ऐसे काम करती है। आपके जो अक्षर है ना, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आवाज तो आएगी, लेकिन स्पष्ट उच्चारण होता है टंग के समावेश से। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम करते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये ट्रैकिया वाला नीचे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो कुछ जो पॉइंट याद करने हैं उतना याद करिएगा यहाँ पर। ठीक है, जो 3-3, 4-4 पॉइंट बता रहा हूँ, सारा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लैरिंग्स का अगर दूसरा नाम पूछा गया, ये पूछा जा सकता है कि वॉइस बॉक्स कौन है, तो वॉइस बॉक्स होता है आपका लैरिंग्स, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, इंसान बोलने में सक्षम हो पाता है लैरिंग्स के माध्यम से। फिर आप कुछ पॉइंट यहाँ पर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ये मैंने आपको बता दिया। ग्लॉटिस जो ऊपरी हिस्सा होता है, एपिग्लॉटिस थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा कि ये कार्टिलेज का बना होता है, और ये एक तरीके से गेट कीपर है, जो कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रिवेंट सॉलिड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब खाने को यानी भोजन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, उससे रोकता है।
इतना आपको ध्यान रखना। वोकल कॉर्ड जो ये फाइबर से बना होता है, इलास्टिक मतलब इलास्टिक फाइबर्स का मतलब होता है कि जो फोल्ड होने पर टूटे ना। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत कोई खरा चीज है, थोड़ा सा उसको फोल्ड करोगे टूट जाएगा, है, लेकिन कोई फ्लेक्सिबल चीज होगी तो जल्दी टूटेगी नहीं। तो वैसे वोकल कॉर्ड है, अगर वोकल कॉर्ड बहुत टाइट हो जाएंगे तो थोड़ा सा हवा का स्पर्श आएगा, वो तार टूट जाएंगे, बोल नहीं पाएगा इंसान। ठीक है, तो जब ये वाइब्रेशन करने के इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वोकल कॉर्ड ये जो है, ये सारे पॉइंट लैरिंग्स के होते हैं। अब फंक्शन तो आपको पता ही चल गया होगा, बिना देखे भी आप बता सकते हो कि सबसे पहला तो साउंड का प्रोडक्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर लैरिंग्स होता है, वहां पर वोकल कॉर्ड होता है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, वोकल लिगामेंट्स होते हैं। स्पीच बात वही है। ठीक है, स्पीच आप देखिए, साउंड और स्पीच में अंतर मैंने अभी आपको बता दिया। देखिए, टंग, चीक और लिप्स, समझ रहे हैं ना? स्पीच और साउंड में अंतर है। एक गूंगा व्यक्ति साउंड तो बोल सकता है लेकिन स्पीच नहीं दे सकता है। किसी की जीवा ना हो तो वो स्पीच नहीं बोल पाएगा, साउंड तो आएगा, कुछ वो ऐसा कुछ बोलता रहेगा। स्पीच और साउंड में अंतर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पीच आप तभी दे पाओगे जब टंग, चीक और लिप्स का मैनिपुलेशन, एम्प्लीफिकेशन होगा, मिलेंगे तब। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तो चलता रहेगा, एल्वेओलाई तक चलता रहेगा। मतलब क्या कि जितने भी फॉरेन एंटीबॉडी या कुछ भी अगर बाहर से कोई पैथोजेंस वगैरह श्वास के साथ आ रहा है तो उसको अपने साथ चिपका लेता है, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू होता है और उसको आगे जाने से रोकता है। पैसेज वे फॉर एयर, एयर के लिए रास्ता प्रदान करता है। ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग, वार्मिंग, ये काम भी चलता रहेगा। यानी जो नेजल कोन्काई से भी अगर कुछ बचा खुचा है, मान लीजिए कि नेजल कोन्काई से भी कुछ बचा खुचा रह गया, ठंडी हवा को गर्म करना या गर्म हवा को ठंडा करना, तो ये भी करेगा। आगे ट्रैकिया भी करेगा, आगे ब्रोंकियाई भी करता रहेगा, जब तक एल्वेओलाई तक उतना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन नहीं होगा। 99% काम तो कोन्काई कर देते हैं जो नेजल कैविटी में होते हैं, लेकिन 0.1% या 1% जो रह जाता है वो नीचे के भी लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई करते रहते हैं। तो ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग और वार्मिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब क्या? हवा को शुद्ध करना, ठंडी हवा को गर्म करना, गर्म हवा को ठंडा करना। ठीक है, ये है 3 पॉइंट। तो ये इसके फंक्शन है। फिर हम नीचे बढ़ गए, हमने पहले लैरिंग्स के बारे में, अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर ट्रैकिया पर आ गए हैं, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब ट्रैकिया पर आपको यहाँ पर कुछ सी की कार्टिलेज दिखाई दे रही होंगी इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए ब्राउन रंग में आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, अब ये होते हैं कार्टिलेज। ये क्यों होती है कार्टिलेज? ये पूरी नहीं है, केवल सी शेप में होती है, आगे से कवर रहेगी, पीछे कवर नहीं, यानी शून्य के शेप में नहीं है, जीरो के शेप में नहीं है, सी के शेप में। ऐसा क्यों है? और ये कार्टिलेज क्यों होते हैं? दोनों नलिका आपस में जब श्वास लेते हैं तो वो चिपकती नहीं है श्वास यानी ट्रैकिया परमानेंट ओपन रहे। लैरिंग्स को ओपन रखने के लिए तो हाइट बोन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ट्रैकिया से लेकर के ब्रोंकल, अब लास्ट तक एल्वियोलाई तक ये कार्टिलेज मिलेंगे। देखो लास्ट तक ब्रोंक्यूल तक में ये कार्टिलेज रहती है, ताकि ये चिपके ना। अगर किसी भी एक स्टेज पे आके चिपक गई तो इंसान का दम घुट जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है एयर में। अगर आपको महसूस करना है तो आप 1, 2, 3 मिनट तक आप अपने नाक को बंद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या स्थिति इंसान की हो जाती है। ठीक है, तो इतनी पीड़ा महसूस होती है, तो इसलिए इस कार्टिलेजेस का होना जरूरी है। ये रिंग जो होती है, ये सी शेप की रिंग होना जरूरी है, इनकम्प्लीट रिंग। ताकि क्योंकि इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि पीछे होती है इसोफेगस, तो अगर कंप्लीट रहेगी तो इसोफेगस को दबा देगा, वो भी समस्या है। तो नेचर ने इतना सोच समझ के काम किया है कि ये भी ओपन रहे और इसोफेगस भी ना दबे। इसके लिए कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट रिंग करो, ताकि ये ओपन रहे, पीछे इसोफेगस भी समय आने पर खाने के दौरान वो भी ओपन रहे। तो तकरीबन 16 से 20 रिंग इसमें होती है ट्रैकिया में, केवल ट्रैकिया की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, और आगे जाकर के यहाँ से 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। किस स्थान पे? 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि ट्रैकिया किस जगह पर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ट्रैकिया 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पर, 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा पर जाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रोंकाई में। इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई का कब हो जाएगा? जब ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर पहुंच जाएंगी, तब हम इनको कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। समझो यहाँ पर ये देखो जितना हिस्सा ये दिखाई दे रहा है बाहर बाहर का, यहाँ तक तो ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। जैसे ही लंग्स के अंदर घुस गया, अब इनको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई बनते ही ये कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है।
ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, रिवीजन करोगे आसानी समझ में आ जाएगा, ज्यादा कठिन है नहीं। देखो सबसे पहले ट्रैकिया आपने पढ़ा, ट्रैकिया में हमने बताया 16 से 20 रिंग होती है और ये 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाकर के डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में। अब 2 हिस्सों में क्यों हुई? क्योंकि 2 लंग्स हैं आपके फेफड़े 2 हैं, तो 2 फेफड़े हैं, तो दोनों फेफड़ों में हवा जानी है, तो 2 में डिवाइड होगा ना, तो जितना हिस्सा ये बाहर रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, और जैसे ही वो अंदर फेफड़ों के अंदर घुस जाएगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, और फेफड़ों के अंदर घुस करके वो कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि फेफड़ों के कई सारे एरियाज में उनको जाना होता है, क्योंकि एल्वेलाई कई सारी एरियाज में होता है। ठीक है, तो ये कहानी, तो इसीलिए सी शेप प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब सी शेप कहाँ पर होता है? ये सारी सी शेप ही है, सब में सी शेप ही है। ठीक है, ट्रैकिया में सी शेप होती है, ट्रैकिया में से लेकर के एल्वेलाई तक सी शेप ही रहेंगे कार्टिलेज। ठीक है, अब सी शेप क्यों है? क्योंकि पीछे वो दबा देंगी उसको, इसलिए आगे की तरफ ओपन रहे, पीछे की तरफ ना रहे। ठीक है जी सर। हाँ, आगे समझ में? जी हाँ, तो अब ये है ट्रैकिया के फंक्शन, सपोर्ट एंड पेटेंसी, मतलब क्या कि उसमें कार्टिलेज होती है ताकि परमानेंटली ओपन करे, ये हमने बता दिया। कितनी कार्टिलेज होती है? नंबर 16 to 20। हाँ, फिर यहाँ पर लिखा म्यूकोसिलरी स्केलेटर। अब म्यूकोसिलरी स्केलेटर का मतलब क्या होता है? सीलिया होते हैं, म्यूकस के साथ साथ कुछ कुछ सीलिया होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ताकि वो अपने साथ कुछ धूल के कणों को, एंटीजन को चिपका ले। अब ये तो पूरे नेजल ट्रैक्ट में होता है, एल्वेलाई तक होगा। ठीक है, अब स्केलेटर क्या करता है? जैसे आप लिफ्ट, जिसको लिफ्ट बोलते हो, वो क्या करता है? अगर आप ऊपर हो तो नीचे लेके आएगा, नीचे हो तो ऊपर लेके जाएगा। ऐसा ही कहानी होती है। मान लीजिए कि बहुत अंदर तक, या मान लीजिए कि प्राइमरी ब्रोंकस तक कोई धूल का कण चला गया, तो धीरे 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 एस्केलेट करते 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 नेजल कैविटी में आकर के उसको बाहर निकाल देगा। जैसे आप झाड़ू लगाते हो घर में, झाड़ू में क्या करते हो? घर के हर कोने से आप सफाई करते हो। फूल वाला झाड़ू होता है फर्श पे, फर्श का झाड़ू अलग होता है, मिट्टी का झाड़ू अलग होता है। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर है। सीलिया जो होते हैं वो झाड़ू का काम करते हैं, स्वीपिंग का काम करता है। अगर उनमें कुछ चिपक गया जा करके तो उसको बाहर निकाल देते हैं। कप रिफ्लक्स, कप रिफ्लक्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आप खा रहे हो कुछ, ठीक है, और खाते खाते कुछ कभी कभी क्या होता है, चावल का कण चला जाता है नाक वगैरह में। आपने ऐसा महसूस किया होगा, चावल खा रहे हो तो अचानक से छींक आती है, खांसी आती है, फिर वो नाक, चावल का जो दाना होता है नाक से भी कई बार बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कोई अगर फॉरेन बॉडी चला गया तो तुरंत खांसी आएगी, कफ रिफ्लेक्स होगा, ताकि वो चीज लंग्स में ना जाए, कफ या खांसी के साथ बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग चलता रहेगा, यानी ठंडी हवा को गर्म करना, शुद्ध करना, और गर्म हवा को ठंडा करना। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा एल्वेलाइटिक में, ये मैंने पहले बताया। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपको चावल का बोल, इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप बोलते हो तो हवा भी जाती है, हवा भी जा रही है मुंह से, और मुंह से खाना भी जा रहा है। ठीक है, तो कई बार वो रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। ठीक है, कई बार जाना कहीं कुछ और आता है, कहीं और पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए शांत चित्त होकर के खाते समय नहीं बोलना चाहिए, जिससे कफ रिफ्लेक्स ना हो और प्रॉपर इसोफेगस में खाना जाए, भोजन जाए, और ट्रैकिया में हवा जाए। ठीक है, इसलिए भी ये चीजें आपको जरूर बताई जाती है आयुर्वेद में स्पेसिफिक। फिर हम आ गए ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स। अब हमने यहाँ तक कहानी कंप्लीट कर ली, यहाँ तक। अब हम आ गए ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स में अंतर क्या है, बताएगा मुझे कोई? आपको इसी इमेज में दिखाई दे रहा होगा ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स। जब ब्रोंकाई कई सारे हिस्सों में, कई छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो उसे ब्रोंकियल्स कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझिए। देखो, ट्रैकिया आगे डिवाइड हुई ब्रोंकाई में, और जब ब्रोंकाई कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो उसे ब्रोंकियल्स कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर तक हम तो हमने इसको ब्रोंकाई कहा, ये देखिए, लेकिन जैसे ही छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड हो गई, हमने बोल दिया इसको ब्रोंकियोल। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यही अंतर होता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो ट्रैकिया होती है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई को ब्रोंकस भी कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंकस एक है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में अंतर है। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। ठीक है, बड़ा वाला बी लिखेंगे, फिर नीचे रा लगाएंगे, फिर ऐसे ओ की मात्रा, तो इसमें कुछ अलग नाम नहीं है कि हिंदी वाले ये बोलो कि ब्रोंक्यूल्स को हिंदी में कुछ और कहते होंगे। ब्रोंक्यूल्स को ब्रोंक्यूल्स ही कहते हैं हिंदी में।
ब्रोंकाई या ब्रोंकस को ब्रोंकस ही कहते हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज नाम आपको याद रखना है। तो ब्रोंकाई या ब्रोंकस आपको समझ में आ गया कि ट्रैकिया 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाकर के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक दाहिने हिस्से में जाएगी तो उसको राइट ब्रोंकाई या राइट ब्रोंकस कहेंगे। एक हिस्सा बाएं हिस्से में जाएगा, बाएं लंग्स में जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये वाला जाएगा लेफ्ट वाले लंग्स में। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर आपके लंग्स इस तरीके से बने होंगे, ऐसे ऐसे कुछ बना होगा, ठीक है। और एक ऐसे कुछ बना होगा इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक है। तो ये वो हो गया आपका राइट लंग, ये राइट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट लंग। तो ये वाला जो हिस्सा है ये लेफ्ट लंग में चला गया तो उसको बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकस, और ये वाला हिस्सा है ये राइट लंग्स में चला गया तो उसको बोलेंगे राइट ब्रोंकस, ठीक है। वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो थोड़ा पतला आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें इस तरीके से, अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा पतला दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। और ये थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है, और ये पतला और लंबा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा मोटा और छोटा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ, जी तो जो सर। लेफ्ट ब्रोंकस होता है, ठीक है, जो ये पतला ब्रोंकस दिखाई दे रहा है लेफ्ट ब्रोंकस, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और पतला होता है, और ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और मोटा होता है। अब ये पतला और लंबा क्यों है, कोई मुझे बताएगा? एनीवन एल्स? क्योंकि सर लेफ्ट साइड है ना, हार्ट की वजह से ना, इस वजह से उसकी आकृति थोड़ी सी छोटी बनाई गई है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर जो लंग्स आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये देखिए ये वाला हिस्सा, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा लंबा आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए स्पेस ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट का जो एपेक्स होता है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, जो बायां वाला फेफड़ा है वो और लेफ्ट की तरफ खिसकता है, इस वजह से ये थोड़ा सा लंबा होता है, और ये प्रॉपर अपनी पोजीशन में होता है, इसलिए ये छोटा होता है लेकिन ज्यादा स्पेस का होता है। अब ज्यादा स्पेस क्यों, ये मोटा और ये पतला क्यों, ये भी बताइए। नीचे लेफ्ट साइड स्टमक रहता है सर। नहीं, देखिए ये इसलिए पंपिंग की वजह से है, हार्ट की पंपिंग की वजह से ऐसा। नहीं, ये इसलिए मोटा होता है क्योंकि इसमें 3 हिस्से होते हैं, 3 लोब होते हैं राइट फेफड़े में, ठीक है। 3 पिंड होते हैं और इसमें 2 पिंड होता है। हाँ, कहानी समझ में आपको आ गई, ठीक है। तो ये ज्यादा मोटा होता है क्योंकि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड होना है, और इसको केवल 2 हिस्सों में डिवाइड होना होता है, इसलिए पतला होता है, ठीक है। वही कहानी मैंने आप देखो, मैं आपको सारा कुछ इमेज से ही समझा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये पढ़ के सुना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार फिगर की तरफ ना जाऊं, लेकिन एनाटॉमी कभी भी रटंती विद्या है ही नहीं, ठीक है। आप इमेज देखो, पिक्चर देखो, सारा ज्ञान क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब वही कहानी जो मैंने आपको इतना समझाया ना, सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये देखिए नैरो राइट, यानी ये पतला होता है, और ये थोड़ा सा मोटा होता है। अब ये मोटा क्यों होता है, क्योंकि उसके 3 हिस्से डिवाइड, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 3 ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लोब होते हैं, और ये पतला इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट लंग्स में, बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब होते हैं, तो इसको केवल 2 ही ब्रांच में डिवाइड होना होता है, एक तो अपर लोब और दूसरा लोअर लोब। और राइट वाला ब्रोंकस मोटा क्यों, क्योंकि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड होना है, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, ठीक है, इसीलिए वो मोटा होता है, पतला होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जैसे ही ये ब्रोंकस, या इसको ब्रोंकाई भी कहते हैं, जैसे ही ब्रोंकाई और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होगा आगे जाकर के, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स, दैट्स इट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ब्रोंक्यूल्स क्यों है, ये ब्रोंकस क्यों है, जस्ट फॉर क्लेरिफिकेशन, ठीक है, कि आपको पता रहे कि ब्रोंकस और ब्रोंकाई में अंतर क्या है। काम सारा वही, ह्यूमिडिफाइंग, वार्मिंग, फिल्टरिंग, ठीक है, और प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, काम सारे के सारे वही है। बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आपको पता हो कि आगे जाकर ब्रांचेस में डिवाइड होगा, इस वजह से इसको ब्रोंक्यूल्स और इसको ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। अब अंतिम हिस्से की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंगूर के गुच्छे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए कहा जाता है जो अंगूर खाते हैं उसकी एल्वेलाई बड़ी स्वस्थ रहती है, ठीक। करस्पॉन्डेंस है, अगर आपने एक्यूप्रेशर पढ़ा हो तो उसमें करस्पॉन्डेंस साइंस पढ़ाई जाती है, जैसा जो दिखता है उसका वैसा, जैसे राजमा खाने पर आपकी किडनी अच्छी होती है, आम खाने पर आपका पेट यानी स्टमक, और बादाम खाने से आंखें, अंगूर खाने से आपके लंग्स, एल्वेलाई अच्छा रहता है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही होंगी। अब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इसमें हवा भरी रहती है। क्यों? आपके बैलून में भी हवा भरी रहती है, तो सेम कहानी यहाँ पर भी, इनमें वायु ऑक्सीजन भरी रहती है और CO2 दो गैसेस इसमें होती हैं, इसलिए बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स में होता है, ब्रोंक्यूल्स के ट्यूब्स में। बिल्कुल ब्रोंक्यूल में ही होगा ना, ब्रोंकस में तो होगा नहीं। क्यों ब्रोंक्यूल में होगा, ब्रोंकस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रोंकस मतलब उसमें डिवाइडेड रहता है। वेरी गुड, क्योंकि वो डिवाइड होते होते ब्रोंक्यूल्स तक ही पहुंचेगा ना। ठीक है, और इसमें स्क्वैमस एपिथेलियल होते हैं, ये भी मैंने बता रखा है, स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो अंगूर के गुच्छे एल्वेलाई दिखाई दे रहे हैं, इन एल्वेलाई में आपको एक कैपिलरीज का नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ नीले 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 कलर में है, एक तरफ लाल लाल कलर में है। कोई अंतर मुझे बताएगा इसमें? नीले कलर में सर CO2 रहता है और रेड में एक कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, एक ऑक्सीजनेटेड। हाँ, जो नीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी ब्लड ही है, डीऑक्सीजनेटेड होंगे। हाँ, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा है। ठीक है, और जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा ये शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, इसमें O2 ज्यादा है, CO2 कम है। इस वजह से डिफरेंशिएशन क्लियर करने के लिए आपको नीले और रेड कलर में दिखाई दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है। यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है उसका नाम क्या है? कौन सा रेस्पिरेशन है ये, जहाँ पर ये इस तरीके की क्रिया हो रही है? इंटरनल। तो एक्सटर्नल कहाँ पर होती है? सर वो ब्लड बाहर से जो सेल्स के साथ होती है सर इंटरनल, ये एक्सटर्नल है। पूनम शर्मा क्या बोल रही हैं आप? सर सेल्स के साथ जो होती है वो इंटरनल हुई, और जो सेल्स के अलावा जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल हुई। कहाँ पर सेल्स के अलावा कहाँ होती है एक्सटर्नल? तो बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो कहाँ पर होता है बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल्स के अलावा? तो लंग्स के थ्रू जो इनहेल और एक्सहेल होता है वो। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर? एक्सटर्नल है। हाँ, तो इतना समय क्यों लेते हैं? एक्सटर्नल गैस केवल एक जगह होता है, याद रखिएगा, कान खोल के तो सुन लो सभी लोग। केवल एक जगह होगा, एल्वेओलाई और कैपिलरीज के बीच में। बाकी सब जगह जितनी सेल्स बॉडी में है वहां पर इंटरनल होता है। केवल एक जगह एक्सटर्नल होगा, वहां पर एल्वेओलाई और कैपिलरीज के बीच में। बाकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हाथों में, पैरों में, ठीक है, आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लीवर में, उन सभी जगह कहाँ क्या हो रहा है? इंटरनल गैस एक्सचेंज। ठीक है, केवल एक जगह एक्सटर्नल, लंग्स और कैपिलरीज में। एक्सटर्नल किस हिसाब से रखते हैं, क्योंकि नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन बाहर मुझे तो पता है आप यही बोलो नॉस्ट्रल, वो एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल ही उसको दिमाग से निकाल दो कि नॉस्ट्रल से एनवायरनमेंट में जो ले रहे हो, नहीं। ये इसलिए एक्सटर्नल कहा गया क्योंकि इसमें कैपिलरीज का रोल है। कैपिलरीज का रोल बेसिकली दोनों में है, सेल्स में भी और एल्वेओलाई में भी। ठीक है, लेकिन एल्वेओलाई में इसलिए एक्सटर्नल कहा गया क्योंकि सीधा आप एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन यहाँ पर ले रहे हो, इसलिए हो गया एक्सटर्नल। और इन कैपिलरीज में जा रही हवा, और वहां पर क्या है, कैपिलरीज से सेल्स में जा रही है, तो वो हो गया इंटरनल। नॉस्ट्रल से आप क्या ले रहे हो, क्या छोड़ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको जस्ट आप इनहेलेशन याद रखो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इसीलिए इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर एल्वेओलाई और कैपिलरीज में इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। और वहां पर क्या हो रहा है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि हवा में आप बहुत सारी गैसेस ले लेते हो, प्योर ऑक्सीजन थोड़ी लेते हो। प्योर ऑक्सीजन तो तब लेते हो जब कोरोना आया था, जब ऑक्सीजन के मास्क घुसाए गए थे, जब ऑक्सीजन लगाई गई थी, तब प्योर ऑक्सीजन आप लेते हो। अभी जो हम ले रहे हैं, अभी हम हवा ले रहे हैं, हवा में ऑक्सीजन भी है, हवा में नाइट्रोजन भी है, हवा में सब कुछ भी है। तो इसका मतलब क्या है? एल्वेओलाई इतने सेंसिटिव होते हैं कि केवल ऑक्सीजन ही जाएगी आपके कैपिलरीज में, बाकी अगर नाइट्रोजन भी आपने ले ली होगी तो यहीं से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर ऑर्गन चली गई होगी, न्यूरॉन चली गई होगी, तो ये यहीं से बाहर निकल जाएगी। प्योर ऑक्सीजन तो आप तब लेते हो जब ऑक्सीजन मास्क आपको लगाया जाता है ICU में या कहीं और पर, हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन में, वहां पर प्योर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। हवा जब आप पान करते हो तो केवल यहाँ पर एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज में ऑक्सीजन ही जाएगी और कोई गैस नहीं जाती,
बाकी यही सारी CO2 के रूप में CO2 के साथ साथ बाहर निकल जाएंगी, नाइट्रोजन हो, नियॉन हो, आर्गन हो, कोई भी सब बाहर निकल जाएंगे। ठीक, इतना सेंसिटिव होता है, दैट इज एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज। चलिए अब यहाँ पर क्या है, कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, बिल्कुल ठीक बात है, कंट्रोल करेगा, अभी मैंने बताया कि कंट्रोल ना करे तो ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी गैसेस चली जाएंगी अंदर कैपिलरीज में, तो कंट्रोल करता है। नर्व सप्लाई और ब्रोंक्यूल्स, अगर नर्व सप्लाई ना हो तो फिर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, नर्व सप्लाई तो हर जगह होती है। ठीक है, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग यहाँ तक भी होता है, फिल्टरिंग नहीं होगा क्योंकि फिल्टर इससे पहले तो हो ही चुका होगा। हालांकि फिर भी कुछ इतने ज्यादा घातक बीमारी वाले बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अगर कोई टीबी का पेशेंट है और उसने खांसा और आपने श्वास ले लिया, फिर आपकी श्वास के साथ वो चला गया अंदर, तो वो कहीं पर भी नहीं रुकता है, मरता कहीं नहीं, सीधा जाके एल्वेलाई में बैठ जाएगा और बैठने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पर धीरे 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 वो उसको खाने लगता है, मतलब तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से। ठीक है, सेम यही कोविड में हुआ था, आपने सुना होगा कि 40% लंग्स डैमेज हो गया है, 40% लंग्स डैमेज हो गया, 60% लंग्स डैमेज हो गया, ऐसा आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो बिना मास्क लगाए पेशेंट के सामने आप चले गए होते अगर, या चले गए थे कोई और उन्होंने इनहेल कर लिया, तो कोविड का जो नया वेरिएंट था वो जाकर के उनके लंग्स में मल्टीप्लाई होने लगता है। ठीक है, कुछ हद तक यहाँ पर डिफेंस करते हैं, लेकिन चूंकि गोबलेट सेल्स कुछ हद तक करती है, लेकिन बहुत हद तक ये नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है ना, यहाँ पर मेन काम गैसेस एक्सचेंज है, बीमारियों की रक्षा नहीं। इसीलिए अगर कोई बैक्टीरिया एल्वेलाई तक पहुंच जाता है तो जरूर ही है लंग्स की बीमारी आपको होनी ही होनी, अगर कोई बैक्टीरिया एल्वेलाई तक पहुंचा तो, क्योंकि सबसे अंदर एल्वेलाई होता है, वहां तक कोई पहुंच गया तो आपको जाना ही पड़ेगा दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि मल्टीप्लाई करने लगता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हमने आपको बताया, यानी गैस एक्सचेंज एल्वेलाई के माध्यम से होता है। और एक चीज ध्यान रखना है, एल्वेलाई को फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है, श्वसन की क्रियात्मक इकाई। ये प्रश्न बना है, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है एल्वेलाई। इसको एल्वेलाई को वायु कूपिका एक और नाम है इसका, वायु कोश के गुच्छे करते थे। नहीं एक और नाम है। वायु कोश नहीं, फेफड़े के से मिलता जुलता है नाम इसका, फेफड़े से मिलता जुलता। फुस सुना है आपने, फुसफुस फुसफुस। हाँ सर, फुसफुस से रानी। हाँ, मुझे लगता है आप लोगों को पता था, आप बोल नहीं रहे थे। ठीक है, नहीं सर, वो याद नहीं है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट की, जो है लंग्स। ठीक है, अभी तक तो हमने केवल ट्रैक्ट की बात करी थी, मेन कहानी की बात नहीं करी, क्योंकि लंग्स जो है वो एक घर है इनका। जैसे सारी कहानी तो अंदर, लेकिन उनको सुरक्षित कौन करता है, कवर कौन करता है। जैसे आपका घर टूट होगा, छत गिर जाए, दरवाजे टूट जाए, तो आप ठीक है, और ये स्पंजी होते हैं, स्पंजी मतलब अरे स्पंज नहीं होता, आप लोग बिछाते होगे, वो मोटा सा होता, दबाओ तो पिचक जाएगा, फिर ऐसे करोगे तो फूल जाएगा। ठीक है, उसको स्पंज बोलते हैं। ठीक है, तो लंग्स हमारे स्पंजी होते हैं, अगर लंग्स को आप दबाओगे तो दब जाएगा, और फिर अगर आप छोड़ोगे तो फिर अपने नॉर्मल स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, स्पंजी जानते हो ना आप लोग? जी सर। ठीक, तो स्पंज होते थे, उसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर बनता है, और ये जो होते हैं ये हमारे चेस्ट में होते हैं लंग्स। ठीक है, Recording in progress. और ये टेम्पर। ठीक है, लंग्स का, सॉरी हार्ट का जो हिस्सा है वो इस तरफ रहता है। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पर इसके दो हिस्से बताए गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, ये देखिए पतला है, मोटा है, और ये लंबा है, और ये छोटा है, क्योंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पर एक 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और ये जाकर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये कहानी हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। ठीक है, और जो लंग्स होते हैं कोनिकल शेप में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में, शंकु के आकार में होते हैं, और प्लूरा से कवर्ड रहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एपेक्स, ऊपर वाले हिस्से को। ठीक है,
और जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पर डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम जो होता है वो स्मूथ मसल्स होती है एक तरीके की, जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है अपेक्स से ये नोच वाला हिस्सा, और यहाँ पर आपको डायफ्राम दिखाई दे रहे होगा इस तरीके से। ये फिर जाएगा